नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पहाड़ी न्यूज़ पर। आज हमारे साथ हैं राजगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुनील यादव जी। आज हम इनसे करेंगे राजगढ़ पर संवाद। सर, स्वागत है आपका पहाड़ी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वरिष्ठ पत्रकार की उपाधि दी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो एक युवा पत्रकार हूँ आपकी ही तरह। सुनील जी, पहला ही जो सवाल है आपसे वो ये है कि पत्रकारिता में ही क्यों आए आप? आपके पास और भी अन्य विकल्प थे, लेकिन पत्रकारिता का चयन ही क्यों किया? देखिए नितेश जी, पत्रकारिता हमें क्यों आया। जब मैं माखनलाल में एडमिशन के लिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, तो यही सवाल हमारे एमएचए के एचओडी संजय गुप्ता जी ने किया था कि बताइए सुनील, आप एडमिशन लेना चाह रहे हो माखनलाल में, तो आप पत्रकारिता ही क्यों चुन रहे हो। जी। तो मैंने उन्होंने कहा कि सर, पत्रकारिता एक समाज सेवा का जरिया विकल्प है है। जी। मेरा बचपन से ही, जब मैं छोटा था तभी से अनेक सामाजिक सेवा संगठन एनजीओ में जुड़ा हुआ था। हाँ। तो कहीं न कहीं सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना मेरा विकल्प था। तो धीरे-धीरे पता चला कि किस तरह से लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, लोगों की आवाज़ कहाँ से उठाई जा सकती हैं। तो लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो सोचा जर्नलिज़्म में जाएँ और कुछ सीखें और समाज की कुछ आवाज़ उठाएँ। मतलब पत्रकारिता को आपने समाज सेवा का जरिया बनाया है। बिल्कुल राइट। सर, दूसरा सवाल जो है आपसे यह है कि आप खुजनेर शहर से आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार जब भी किसानों को राहत राशि देती है या कर्ज माफी करती है, तब हर बार खुजनेर जो तहसील है वो छूट जाती है। बिल्कुल राइट, आपका सवाल काफ़ी सही है और ये आवाज़ उठना भी चाहिए। राजगढ़ ज़िले की खुजनेर जो कस्बा है, एक तहसील कहते हैं हम जिसे, खुजनेर हलका के जो किसान हैं जो भी, उनको कहीं न कहीं देखा जाए कि हमेशा की तरह, मैं हमेशा ही कहूँगा, जो बीमा कंपनियाँ रहती हैं, उन्हों उन किसानों को वंचित रख देती है हर बार कहीं न कहीं कि जो सर्वे होते हैं ग्राउंड लेवल पर, जो पटवारियों के द्वारा सर्वे करवाए जाते हैं, उन सर्वे में अधिकारियों की लापरवाही भी मान सकते हैं। क्योंकि किसान तो अपना प्रीमियम जमा करते हैं बीमा कंपनियों को। हर बार वहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, बड़ा-बड़ा प्रोटेस्ट होता है। मैं जब भी कवर करता हूँ, तो किसानों के मुद्दे काफ़ी ज़्यादा मैं कवर करता हूँ। तो किसान खुजनेर के काफ़ी वंचित रहते हैं। बीमा राशि हुई या मुआवजा राशि को देखा जाए, मुआवजा राशि में भी अब काफ़ी लेट हुए थे वहाँ के किसान। तो ये अधिकारियों की लापरवाही मानी जाएगी कि उन्होंने किसानों के डाटा लेट चढ़ाए हैं या फिर किसानों की वो बात सुनते नहीं हैं। राजगढ़ जिले में किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आती है कि उन्हें खाद नहीं मिलता, कभी यूरिया नहीं मिलता, कभी डीएपी नहीं मिलता। इसको लेकर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, किसानों का बड़ा मुद्दा है। किसान कभी सिंचाई के लिए पानी, बिजली की समस्याएँ तो किसानों की निरंतर बनी ही रहती हैं। अब एक और बड़ी समस्या आई है यूरिया खाद को लेकर। अभी देखा जा रहा है कि यूरिया खाद एक राजगढ़ ज़िले का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में यूरिया को लेकर आप चंबल चले जाइए, निमाड़ चले जाइए या मालवा रीजन में चले जाइए। किसान लगातार सरकार से माँग कर रहे हैं कि यूरिया की मात्रा बढ़ाई जाए, मार्केट में सोसाइटियों में उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि किसानों को उचित दाम पर यूरिया मिल सके। और एक और देखा जा रहा है, जो मार्केट में यूरिया अब मिल रहा है, किसानों को टैगिंग के नाम पर अतिरिक्त प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, जहाँ शासन का रेट निर्धारित है 266 रुपए के तकरीबन। वहीं मार्केट में जो निजी लाइसेंसधारी जो लोग हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं, वो किसानों के साथ ठगी कर रहे हैं। अभी हमारे कुजनेर में कार्रवाई हुई थी, वहाँ किसानों का आरोप था कि खाद को अधिक दाम पर बेचा जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। और जैसे आपने खुजनेर की बात की, खुजनेर में एक दुकान को जो है सील किया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही उसको वापस खोल दिया गया। हाँ, सुनने में आया है कि उस दुकान को सील से हटा दिया है गया है। कुछ दुकानदार ने जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए, कुछ अनुविभागीय विभागीय अधिकारी जो कृषि अधिकारी हैं, उसको कुछ रिपोर्ट सौंपी हैं, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर कार्रवाई करनी, अगर कुछ नहीं हुआ तो कार्रवाई क्यों की गई थी? हाँ, बिल्कुल। न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में खबर लगी थी कि कार्रवाई हुई है, कुछ लोगों पर एफआईआर भी हुई है, सुनने में आया था। लेकिन पता नहीं अब क्या मामला है उनका, देखना होगा इसको। आप खुजनेर शहर से आते हैं, राजगढ़ विधानसभा के विधायक अमर सिंह यादव जी खुजनेर से आते हैं। कैसा व्यक्तित्व है उनका? खुजनेर शहर से अमर सिंह जी जो विधायक हैं राजगढ़ विधानसभा से, व्यक्तित्व तो काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि एक जो नेता ज़मीनी स्तर से उठकर संघर्ष कर
नगर परिषद से लेकर नगर पंचायत से लेकर आज जो विधानसभा तक पहुँचे हैं, तो व्यक्तित्व का भाव तो सुनने में यही आता है कि कहीं न कहीं लोगों के साथ हरदम खड़े रहते हैं। कोई भी व्यक्ति कॉल कर दे तो उसको अटेंड करते हैं, उसका काम करवाने के लिए अड़ जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल राइट है। जैसे खुजनेर में निकाय जो चुनाव होते हैं, हमेशा बीजेपी बाजी मार जाती है। कांग्रेस को एक अरसा सा हो गया है वहाँ जीते हुए। कांग्रेस कहाँ चूक जाती है? आपको कहाँ लगता है कि यहाँ कांग्रेस चूक रही है इस विषय पर? देखिए, खुजनेर में जब पहली बार 99 के लगभग चुनाव 99 में जब चुनाव हुआ था, तो उस वक्त कांग्रेस का पहला अध्यक्ष वहाँ पर बना था। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नगर परिषद की सीट रही हैं। जी, गढ़ बन गया है, गढ़ बन गया है, क्योंकि वहाँ जो नगर परिषद के चुनाव पहले अमर सिंह जी यादव लड़ते थे, अब उनकी धर्मपत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो खुजनेर नगर में बड़ा विकास का मुद्दा, गरीबों पिछड़ों की आवाज़ उठाना अमर सिंह जी के लिए लगातार रहा है। तो हो सकता है इसीलिए वहाँ की जनता उन्हें चुनते हैं। चुनती है, हर बार उन्हें भारी बहुमतों से कांग्रेस जिताती का है। एक और बात वहाँ देखने में आती है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस का जो मजबूती कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जी, वो तालमेल बैठ नहीं पाता है। या वहाँ आपसी कोई नेता रंजिश नहीं है। होती है ना, जी। उसमें भी कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ रही है वहाँ पर। अच्छा, जैसे अमर सिंह जी यादव 2 बार के विधायक हैं, खुजनेर में क्या विकास हुआ, उन्होंने क्या करवाया? अमर सिंह जी यादव 2013-14 में जब एमएलए बने हैं, उसके बाद से लगातार खुजनेर ही नहीं बल्कि राजगढ़ विधानसभा में विकास की अगर बात की जाए तो राजगढ़ विधानसभा और खुजनेर में पहला अगर विकास अगर उनको श्रेय जाएगा तो वो मॉडल स्कूल का जाएगा। जी, उन्होंने मॉडल स्कूल की लगातार आवाज़ उठाई है और अब भी मॉडल स्कूल में ही सांदीपनी, जिसे सीएम राइज कहते थे, जी, जी। अब उसकी तैयारी हो चुकी है, लगभग उसको घोषित भी कर दिया है और लगातार विकास के लिए वहाँ पर कार्यरत हैं। और एक और बात, खुजनेर में आईटीआई हुआ है, खुजनेर में खाटू श्याम मंदिर से लेकर तमाम जितने भी खुजनेर में अब चारों तरफ बाईपास हो गए हैं। पचोर से जाने वाला जीरापुर जो राजस्थान सीमा लगती है वहाँ बाईपास हो गया है। राजगढ़ से आप जाओगे आप तो पचोर इधर भी बाईपास का काम चल रहा है। जो खुजनेर में जाम की स्थिति रहती है, अब उसको देखकर लगातार अमर सिंह जी का प्रयास रहा है कि खुजनेर के चारों ओर बाईपास बनाए जाएं जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो। हाँ बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो। जैसे खुजनेर के जो मॉडल स्कूल की आपने बात की, तो मॉडल स्कूल के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना थी जिसमें उन्हें हर जिले और जिले के हर एक तहसील जो है उनमें मॉडल स्कूल बनाना था। तो जब राजगढ़ जिले की बात आई और जब राजगढ़ तहसील की बात आई तो उन्होंने राजगढ़ शहर ही चुना। लेकिन अमर सिंह यादव जी के अथक प्रयासों के बाद एक और मॉडल स्कूल वहाँ खुजनेर लेके आए ताकि वहाँ के आसपास के जो गरीबों के बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। हाँ बिल्कुल राइट है, उन्होंने शिक्षा को लेकर जोर दिया है, युवाओं को आगे लाए हैं कि युवा पढ़े आगे बढ़े, वो चाहे पहली से लेकर 8वीं तक के गवर्नमेंट स्कूल हों या फिर 9वीं से लेकर हायर सेकेंडरी वाला मॉडल स्कूल हों, बॉयज़ स्कूल हों। उसके बाद लगातार अब भी प्रयासरत हैं कि वो डिग्री कॉलेज के लिए लगातार मांग जारी है, युवा उनसे मांग कर रहे हैं और ज़रूर खुजनेर के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। जैसे खुजनेर में खाटू श्याम धाम जो है, खाटू श्याम मंदिर है, लोकप्रियता उसकी बढ़ती जा रही है। देखता हूँ कि प्रत्येक एकादशी को आप जो है वहाँ कवर करने जाते हैं, भक्तजनों से भी बात करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में आप? खुजनेर में जब खाटू श्याम मंदिर की नींव रखी गई है 9 नवंबर 2012 को, अच्छा, पहली बार नगर के लोगों के जहन में ये बात आई नहीं कह सकते, कोई महात्मा आए हुए थे खुजनेर में। हाँ, उन्होंने बताया कि खाटू श्याम का मंदिर यहाँ बनना चाहिए, उन्हें कुछ ऐसा स्वप्न दिया गया था। तो 2012 9 नवंबर के दिन खाटू श्याम मंदिर की वार्षिक महोत्सव वो लोग मनाते हैं, उसी दिन उसकी स्थापना भी हुई थी। उसके बाद लगातार बाबा लोगों के दिल में बस गए ऐसे कह सकते हैं। और लोग आजकल कलयुग के बाबा कहा जाते हैं कि कलयुग में श्याम बाबा की बड़ी लोकप्रियताएं हैं, लोग उन्हें मानते हैं। और जब एकादशी आती है, राजगढ़ जिले से नहीं, राजगढ़ के आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन और वहाँ से लगातार लोग श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, निशान यात्राएं लेकर वहाँ पहुँचते हैं और बाबा को अर्जी लगाते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी निश्चित होती हैं। राजगढ़ का लोडवाड़ क्षेत्र राजगढ़ का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्या वजह रही है जिससे आज तक वहाँ क्षेत्र पिछड़ा हुआ है? देखिए, आपने कहा कि राजगढ़ के विधानसभा के अंतर्गत अगर किसी जाति और क्षेत्र की अगर बड़ा है तो वो है तवरवाड़। राजगढ़ का बड़ा क्षेत्र तवरवाड़ माना जाता है, काफ़ी गांव लगे हुए हैं तवरवाड़ से। और उसके पिछड़ने का कारण है कि वो उपजाऊ ज़मीन पर नहीं बल्कि राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। वहाँ की ज़मीन इतनी पहले उपजाऊ नहीं पथरीली थी, है ज़मीन वहाँ की, पानी की वहाँ पर अभाव था, पानी था नहीं,
जब 2018 के बाद वहाँ पर मोहनपुरा परियोजना आई, उसके बाद लगातार वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहर परियोजना को इस कदर वहाँ पर वाकिफ़ किया, लगातार गांव शहर वहाँ के जो भी तवरवाड़ क्षेत्र के गांव हैं, उनकी जगह उनके खेतों में नहर पहुँची, तो उन लोगों ने अब सिंचाई को चालू कर दिया। पहले वो लोग वहाँ से निकल कर कहीं दूसरे शहर में, कहीं दूसरी मजदूरी करने जाते थे, गेहूँ कटाई करने जाते, धान की कटाई करने जाते थे। और शिक्षा का अभाव तो लगातार वहाँ पर रहा है। मैंने देखा है कुछ शिक्षा काफ़ी वहाँ पर निचले स्तर पर हैं। आज भी वहाँ के बच्चों को जो शिक्षा, वास्तविक शिक्षा मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है। तो ये भी उसका एक कारण हो सकता है। और वहाँ के जो पूर्व विधायक रहे हैं बापू सिंह तंवर, क्योंकि तंवर समाज एक राजपूत समाज के उसी कैटेगरी में आती है, मतलब जनरल कैटेगरी कह सकते हैं। हाँ। तो लगातार जो बापू सिंह जो तंवर उस समय विधायक थे, वो कई बार दिल्ली भी गए हुए हैं कि तंवर समाज को ओबीसी कैटेगरी में जोड़ा जाए। हाँ। जो ओबीसी आयोग के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं हंसराज अहीर, हाँ, उनसे भी वो दिल्ली जाकर मिले और वहाँ के लोगों की आवाज़ उठाई कि इन्हें ओबीसी कैटेगरी में जोड़ा जाए, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आरक्षण के कारण भी पिछड़ रहे थे। मोहनपुरा डैम परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना में से एक है। कितना फर्क पड़ेगा अगर राजगढ़ में पूरी तरह से सुचारू रूप से अगर सफल रही, तो क्या विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मोहनपुरा? देखो, मोहनपुरा परियोजना जब 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी नींव रखी, मोदी जी वहाँ पर आए थे, उसके पहले राजगढ़ ज़िले को गर्म ज़िला और कहते थे कि यहाँ बारिश कम होती है, पानी का अभाव है, यहाँ की ज़मीन है वो बंजर है, खेती इतनी होती नहीं थी, सिंचाई इतनी हो नहीं पाती थी। तो मोहनपुरा परियोजना और एक और है कुंडालिया परियोजना, कुंडालिया है, दोनों राजगढ़ जिले में आती है जी। तो मोहनपुरा परियोजना राजगढ़ विधानसभा, ब्यावरा विधानसभा, नरसिंहगढ़ विधानसभा, सारंगपुर विधानसभा, इन विधानसभाओं में अब लगातार किसानों के खेत तक पहुँची हैं। अब भी कुछ गांव छूटे हुए हैं तो उन पर लगातार कार्य किया जा रहा है, और जहां तक नहीं पहुंची हैं तो मोहनपुरा परियोजना के जो अधिकारी हैं लगातार नहर परियोजना को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और ज़रूर हमारा राजगढ़ जिला एक दिन हरा भरा जिला होगा। हाँ, बनना भी चाहिए ना, किसान काफ़ी ज़्यादा है, किसानी का पूरा जिला है। मोहनपुरा डैम के आपने कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया और जो नींव रखी वो भी उन्होंने रखी। इस पर बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई होती रहती है। कांग्रेस कहती है कि जो योजना पारित हुई वो हमारे समय हुई है, बीजेपी कहती है कि भाई लोकार्पण तो हमने किया है। तो इसको लेकर आपका क्या विचार है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां श्रेय लेने का काम करती हैं। देखो, अगर कोई योजना कांग्रेस के गवर्नमेंट ने अगर उसको आगे बढ़ाया है और वर्तमान सत्ता में अगर वो लागू हुई है, तो वो उसका श्रेय बीजेपी वाकई में कि लेगी, क्योंकि वो उनके कार्यकाल में वो जिन्होंने योजना लागू हुई है ना, जमीन पर आई है। रेलवे का काम देखिए, रेलवे को ये लोग कहते हैं कि खड़गे जी के ज़माने में रेलवे की सौगात राजगढ़ में आई थी जी। तो कांग्रेस भी उसका श्रेय लेती है, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमारे कार्यकाल में इसका कार्य पूरा हो रहा है, रामगंज मंडी से लेकर भोपाल तक। क्योंकि राजगढ़ जैसे शहर में जहाँ रेलवे लाइन नहीं है, बड़ा अचंभा लगता है ना। तो लगातार रामगंज मंडी से लेकर भोपाल तक कार्य हो रहा है और कुछ ही दिनों में रेलवे का काम पूरा भी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में कई दिनों बाद कांग्रेस की सरकार आई थी, उसमें मंत्री थे राजगढ़ के प्रियव्रत सिंह खींची, जो कि खिलचीपुर विधानसभा से आते हैं। अगली बार चुनाव हुआ 2023 विधानसभा चुनाव में प्रियव्रत सिंह अपनी सीट खिलचीपुर से हार जाते हैं। हारने की क्या वजह रही? देखिए, प्रियव्रत सिंह खींची लगातार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जो 1.5 से 2 साल तक सरकार रही है कांग्रेस गवर्नमेंट की, उसमें वो मंत्री रहे हैं, ऊर्जा मंत्री रहे हैं और एक विकास पुरुष के नाम से भी वो जाने जाते थे। उनके कार्यकाल में काफ़ी विकास भी हुआ है, एक लोकप्रिय नेता के नाम से भी जाने जाते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान जी की जो लहर थी लाडली बहना योजना को लेकर, वो लहर ऐसी चली कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हार गए, इस चुनावी में मैदान में हार गए। देखने को मिलता है कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस के लीडर्स चुनाव हार गए। राजगढ़ में 4-1 का रेशियो रह गया। अब तो 5 ही इस समय बीजेपी के पास हैं, 5 विधायक सांसद बीजेपी के पास है। तो लगातार कह सकते हैं राजगढ़ में कांग्रेस मुक्त हो गया। हाँ, और खिलचीपुर विधानसभा आप कह रहे प्रियव्रत सिंह जी का हारने का कारण हो सकता है क्योंकि हजारीलाल जो दांगी हैं पहले से कांग्रेस में थे, कांग्रेस से भी ये एमएलए रहे हैं। अच्छा। और वर्तमान में ये बीजेपी में है। तो खिलचीपुर में एक जाति फैक्टर भी हो सकता है क्योंकि दांगी समाज के वोट से 40-45 हज़ार के आसपास वहाँ अच्छे खासे हैं, तो ये भी हो सकता है। और लाडली बहनाओं का भी इफेक्ट वहाँ पड़ा है, इसलिए प्रियव्रत सिंह जी की हार मानी जा रही है। खिलचीपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं हजारीलाल दांगी जी। कहा जाता है कि ग्राउंड पर काफ़ी काम करते हैं, हमेशा जनता के बीच रहते हैं। क्या लगता है आपको यह एक उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह रही कि वो हमेशा जनता के बीच रहते हैं? बिल्कुल, हजारीलाल जो दांगी हैं
वो मालवी भाषा में कहते हैं कि माँ जनता के बीच में रहे वो, हाँ मतलब खिलचीपुर में ये माँ शब्द चलता है ना, हाँ कि माँ हमेशा जनता के बीच है। हाँ। तो हरिलाल डांगी लगातार किसानों की समस्याएं, जनता की समस्याएं, और किसी भी विधानसभा में अगर किसी के भी यहाँ कार्यक्रम हैं जी। तो उसमें जरूर पहुंचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हजारीलाल डांगी जी को निमंत्रण दिया है हाँ तो बिल्कुल जाते तो हैं। 99% चांस है कि वो आएंगे। हाँ, अगर वो कार्यक्रम समाप्त भी हो गया ना हाँ। तो बिल्कुल जाएंगे, चाहे वो शादी का हो या 13वीं का कार्यक्रम हो, जरूर पहुंचते हैं वो। जैसे राजगढ़ के नए जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह खींची साहब, एक हारे हुए विधायक को जिले का प्रतिनिधित्व देना कितना सही है? देखिए, ये तो कांग्रेस आलाकमान की एक सोच है कि राजगढ़ ज़िले में 5 एमएलए बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, और पूर्व प्रभारी मंत्री वर्तमान में सीएम हैं, और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त और जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जी नागर भी वहीं से आते हैं। तो राजगढ़ में लगभग बीजेपी का दबदबा है। हाँ। और प्रियव्रत सिंह खींची कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, समझ हैं, और पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी वो मजबूत रहे हैं। राजा की उपाधि उन्हें दी जाती है खिलचीपुर में, दरबार कहा जाता है। दरबार कहा जाता है। तो एक फाइट करने के लिए बीजेपी से उन्हें कांग्रेस ने मैदान में लाए हैं, जिस प्रकार से गुना से जयवर्धन सिंह को लाए हैं वो जिलाध्यक्ष बनाकर। जैसे बापू सिंह तंवर हैं, उन्हें तंवर क्षेत्र का भविष्य भी कहा जाता है। विधायक भी रहे हैं, ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर अपने दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, जनता के बीच घूम रहे हैं। उनको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, बिल्कुल, अगर आपने कहा कि तंवर समाज का भविष्य बापू सिंह जी तंवर को माने जा रहे हैं, बिल्कुल है ना, क्योंकि पहली बार कोई समाज में नेता उनकी इतना बड़े स्तर पर विधानसभा में आकर बैठे हैं, तो बड़ा सौभाग्य की बात है उनकी समाज के लिए कि कोई व्यक्ति निकल कर आए हैं जमीन से और समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो तंवर समाज इस बात को मानता है, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, वहाँ वर्तमान सारंगपुर में विधायक थे कुंवर सिंह कोठार। उनका टिकट काटा गया और टिकट दिया गया गौतम टेटवाल। गौतम टेटवाल भारी मतों से विजय होकर भी आते हैं और उन्हें मंत्री बनाया जाता है। इस पर लेकर आपका क्या विचार है? आपको पहले पता था कि जो वर्तमान विधायक हैं उनका टिकट कटने वाला है और गौतम जी को मिलने वाला है टिकट? देखो, बिल्कुल, कुंवर जी कोठार हैं, वो 2-3 बार विधायक रहे हैं। उनके पिताजी जो अमर सिंह कोठार थे जी, वो लगातार सारंगपुर विधानसभा से 5 बार एमएलए रहे। हाँ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये मानना था कि किसी दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाए। वंशवाद को आगे ना बढ़ाया जाए। हाँ, क्योंकि उनके पिताजी भी लगातार विधायक बनते आए हैं जी। और कुंवर कोठार जी भी विधायक थे। तो बीजेपी ने सोचा किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए, जिससे कि वोट उनकी तरफ खींचा जाए और सीट को बचाया जा सके, क्योंकि कुछ विरोध भी बढ़ने लगा था उनका। एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है अगर कोई एक परिवार सत्ता में है या एक लगातार कोई आदमी विधायक बन रहा है। बिल्कुल राइट है ना ये तो, क्योंकि इसी से फायदा हुआ, वोट्स उनकी तरफ गए कटकर और उन्हें वोट मिले और लगातार विधायक बने वो। फिर जैसे सारंगपुर से विधायक है वर्तमान में गौतम टेटवाल और मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में कौशल विकास के। क्या व्यक्तित्व है, कैसे व्यक्ति हैं गौतम टेटवाल? देखिए, गौतम टेटवाल जी का ये दूसरा कार्यकाल है उनका विधायक का, और जो वो सीट जीत कर आए हैं, तो मध्य प्रदेश रिजर्व सीट है। हाँ, रिजर्व सीट है। अब मध्य प्रदेश सरकार में उनको राज्य मंत्री बनाया है। राज्य मंत्री है। तो व्यक्तित्व तो यही कहेंगे कि कौशल विकास के क्षेत्र में कैसा काम कर रहे हैं? तो कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जिले और जमीनी पर दिखना चाहिए, वो तो दिखा नहीं है कहीं ना कहीं। तो लगातार उनका भी 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उनका रोड मैप क्या है अगले 3 सालों का, ये देखना होगा। जैसे सारंगपुर सीट पर ही बात चल रही है, विधानसभा सारंगपुर पर कांग्रेस का अस्तित्व ही वहाँ लगता है नहीं है। काफ़ी समय हो गया कांग्रेस वहाँ जीत नहीं पाती। कला मालवीय को वहाँ टिकट मिला था, लेकिन वो भी कुछ खास इतना कर नहीं पाई प्रदर्शन। और कहा जाता है कि कांग्रेस को दलितों का या SC/ST वर्ग का वोट ज़्यादा मिलता है, लेकिन एक सीट रिजर्व है और वहाँ कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। क्या वजह है इसकी? ये मानना होगा कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं वो नेतृत्व करने की क्षमता सारंगपुर में रही नहीं है, क्योंकि कृष्ण मोहन मालवीय जब वहाँ कांग्रेस के लीडर थे, जी। उसके बाद से कोई कांग्रेस का एमएलए बना नहीं। लगातार अमर सिंह कोठार, कुंवर कोठार और गौतम टेटवाल रिजर्व सीट से जीत कर आए हैं। वर्तमान में गौतम टेटवाल राज्य मंत्री हैं। तो ये मानना होगा कि सारंगपुर जो रिजर्व सीट है, रिजर्व नहीं, उसको एक बीजेपी की सीट भी कहा जाता है। तो कांग्रेस का एमएलए बने काफी वर्षों हो गए। यही तो कृष्ण मोहन मालवीय के बाद कोई वहाँ कांग्रेस का लीडर विधायक बना ही नहीं। राजगढ़ के बच्चे MBBS करने के लिए, नीट की पढ़ाई करने के लिए इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, कोटा जाते हैं। राजगढ़ में MBBS के लिए मेडिकल कॉलेज बना है और अगले साल से उसका शुभारंभ भी होने वाला है।
क्या लगता है आपको, इससे जो बच्चे हैं राजगढ़ के, उनकी शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ेगा, और आने वाले दिनों में राजगढ़ के स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर मेडिकल कॉलेज की सौगात राजगढ़ को जो मिली थी और अब लगभग लगभग उसका कार्य 80% पूरा हो चुका है। जी। और अगर ये काफ़ी जल्दी पूरा हो जाएगा तो राजगढ़ के जो युवा हैं जो एमबीबीएस करने के लिए इंदौर, भोपाल, दिल्ली, कोटा, कहीं बच्चे तो विदेश तक जाते हैं। विदेश मैंने भी देखा जाते है हैं। उज़्बेकिस्तान में भी कुछ बच्चे भी फँसे हुए थे राजगढ़ के, हमने जब हाँ। उनको रिपोर्ट किया था। तो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रहेगा राजगढ़ ज़िले के लिए अगर मेडिकल कॉलेज बनता है, तो यहाँ के युवा पढ़ाई कर पाएँगे, डॉक्टर के क्षेत्र में कुछ सीख पाएँगे। और एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि राजगढ़ ज़िले को के लोग वर्तमान में इलाज के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए झालावाड़, इंदौर, भोपाल, इससे दूर-दराज शहरों में जाकर अपने इलाज करवाते हैं। अगर मेडिकल कॉलेज यहाँ जल्द पूरा होता है और सुचारू रूप से अच्छे डॉक्टर आते हैं, तो ज़रूरी ज़ाहिर बात है कि यहाँ के लोगों को इलाज मिलेगा मुफ्त में, अच्छी पढ़ाई मिलेगी बच्चों को, तो काफ़ी अच्छी है मेडिकल कॉलेज राजगढ़ ज़िले वालों के लिए तो। राजगढ़ जिले से 3 बार के सांसद, तीसरा कार्यकाल है उनका, रोडमल जी नागर। जनता के बीच अगर हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उनको पसंद नहीं करते, एक प्रकार की नकारात्मक छवि उनकी बनी हुई है, लेकिन हर बार जीत के वो आ जाते हैं राजगढ़ से। देखिए, अगर नकारात्मक छवि नहीं होती, हाँ। ज़मीन पर अगर ये बात लागू होती, तो 3 बार उनको कौन एमपी बनाता? केवल अफवाह ही है कि वो नकारात्मक है, बाकी हाँ, बिल्कुल अफ़वाह भी हो सकती हैं और एक मोदी फैक्टर भी काफ़ी है। एम फैक्टर की आप बात हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल मोदी फैक्टर पूरे एमपी में चला है, जी। पूरे देश में चला है मोदी फैक्टर। और मोदी जी खुद वो कहते थे ना, मुझे मत देखो, मोदी को देखो। तो खुद ही सांसद जी कहते थे जो जब पार्टी चुनाव- उनका विकास कर रही है ना, जी। तो लगातार मोदी फैक्टर भी माना जा रहा है और उनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा है। कभी उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया है, बल्कि राजगढ़ में कुछ सौगातें दी हैं। रेलवे लाइन उनके कार्यकाल में काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, आपने देखा होगा। मेडिकल कॉलेज की वो देख-रेख भी काफ़ी अच्छी कर रहे हैं और राजगढ़ में कुछ गौशालाओं को लेकर भी वो एक्टिव्स हैं। लगातार प्रयास करते हैं कि गौवंश में सुधार आएँ और गौशालाओं को सुधार करने का मौका मिले। रोडमल नागर जी की एक बात जो मुझे अच्छी लगती है, उन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है। ये एक बात जो उनकी सबसे अच्छी है, किसी को पर्सनल टारगेट नहीं किया है। बिल्कुल, मैंने आपसे प्रश्न पहले ही बता दिया था, वो किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करते। तो इससे क्या है, उनकी सकारात्मक छवि समाज में बनी रहती है। अगर भई हम राजनीति में हैं, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हैं, किसी को नीचा, किसी को दबाने का काम करते हैं, किसी को डराने का काम करते हैं। राजनीति में स्वाभाविक बात है, ये होता जाता रहता है। और रोडमल जी का ये काफ़ी अच्छा है कि कभी उन्होंने उनके चाहते लोगों को भी आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि लगातार सभी लोगों का साथ किया, यानी सबका साथ, सबका विकास उनका नारा है। और लगातार वो लोकसभा में भी राजगढ़ के कुछ मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, राजगढ़ में रेलवे लाइन के मुद्दे उठाते रहते हैं। जैसे राजनीति में कहा जाता है कि आदमी राजनीति में लोकप्रिय जीतता है, चाहे लोकप्रियता सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। अगला सवाल भी सांसद जी का ही है। हम जब चुनाव में मैं कवर कर रहा था, ग्राउंड पर था, तो कुछ लोगों का कहना है कि रोडमल जी के पास हजारों बीघा जमीन है। कितनी सच्चाई है इस बात में, या केवल महज एक अफवाह है? देखिए, हज़ारों बीघा ज़मीन होना और चुनावी डाटा में इसका तो कहीं ज़िक्र है नहीं। जी, जी। और ना कभी रोडमल जी के पारिवारिक लोगों ने इसका ज़िक्र किया, ना उन्होंने कभी इसका ज़िक्र किया। स्वाभाविक बात है कि ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, अफवाह हो सकती है। अफ़वाहें हो सकती है, उनकी व्यक्तित्व और छवि को खराब करने के लिए। ऐसा डाटा तो कभी मिला नहीं किसी को। इसे अफ़वाह ही मानना मेरे लिए सही रहेगा। नरसिंहगढ़ के एक मिनट। नरसिंहगढ़ के विधायक है मोहन शर्मा जी। उनका यहाँ हम देखते हैं कि जनता दरबार लगा ही रहता है, व्यक्ति उनके पास जाते हैं, उनकी सुनवाई भी होती है। बहुत सहज और सरल उनको हम देखते हैं जब भी देखते हैं। क्या देखा है आपने उनके व्यक्तित्व में, कैसा व्यक्तित्व है उनका? देखिए, जो मोहन शर्मा जी। हैं, उन्हें दादा की उपाधि दी गई जी। है राजगढ़ ज़िले में। तो अब दादा की उपाधि यानी हमेशा लोगों से बने रहना, जनसंवाद करना, जनता की समस्याएँ सुनना, जी। किसानों की बात करना। और एक काफ़ी समय से मशहूर हैं वो। हाँ। जो एमएलएज़ हैं राजगढ़ के, उनके सीनियर भी वो रहे हैं। जी। लोग उनको दादा की उपाधि इसीलिए देते हैं कि वो लगातार समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आगे रहते हैं। और नरसिंहगढ़ की विधानसभा के विकास के लिए भी हमेशा वो तत्पर रहे हैं। निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और युवाओं को राजनीति में वो आगे भी लाने का काम करते हैं। हिंदुत्व का मुद्दा भी वो काफ़ी ज़ोरों-शोरों से उठाते रहते हैं वो तो लगातार। बीजेपी ही उठाती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि राजगढ़ की शान है नरसिंहगढ़ शहर, और नरसिंहगढ़ शहर की शान जो है वो है नरसिंहगढ़ का किला। लेकिन वर्तमान में मैं कुछ दिन पहले नरसिंहगढ़ के किले में गया। नरसिंहगढ़ का जो किला है उसकी हालत बहुत ही खराब है, उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। हो सकता है कि कुछ दिनों में अगर उसका मरम्मत नहीं हुई किले की, तो वो गिर जाए।
क्या लगता है सरकार को ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो जो हमारी संस्कृति है, जो इतिहास है, उनको सरकार को बचाना चाहिए? इसके लिए मोहन शर्मा या रोडमल नागर जी या बाकी और अन्य मंत्री राजगढ़ के क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, नरसिंहगढ़ जो है उसे मालवा का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। जी, काफ़ी अच्छी लोकेशन है वहाँ टूरिस्ट के लिए जी। और दूर-दूर से लोग घूमने वहाँ आते हैं। बल्कि राजगढ़ ही नहीं, भोपाल के आस-पास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ के भी लोग नरसिंहगढ़ आते हैं। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब राजा रजवाड़े चलते थे, तो जो नरसिंहगढ़ किला था जी। और लोग कहते थे कि यहाँ नरसिंहगढ़ दरबार का हुकूमत राजगढ़ ज़िले में है। हुँ। तो स्वाभाविक बात है हमारे क्षेत्र में भी नरसिंहगढ़ दरबार का अच्छा खासा दबदबा था, उनकी राजशाही में लोग काम करते थे और वो तमाम लोगों की सेवाएँ करते थे। अब रही बात नरसिंहगढ़ किले की, कि नरसिंहगढ़ किले को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए क्योंकि किला काफ़ी जर्जर हो चुका है। वर्तमान में तो वहाँ बॉलीवुड की फ़िल्में भी बन रही हैं। हाँ, बॉलीवुड की भाई अभी नहीं, उसके पहले भी कहीं फ़िल्में शूट हो चुकी जैसे हैं। स्त्री 2 का वहाँ शूट हुआ है। वहाँ कुछ शॉर्ट फ़िल्म बन चुकी हैं, कुछ वेब सीरीज़ के भी सीन वहाँ लिए गए हैं, बड़ी-बड़ी फ़िल्म, बड़े-बड़े एक्टर्स वहाँ पर आते हैं। फ़िल्म का सीन वहाँ पर लिया जाता है क्योंकि हवेली टाइप की वो लगती हैं। हाँ। तो राजगढ़ प्रशासन से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो नरसिंहगढ़ किला है, उसको संज्ञान में लेकर उसकी मरम्मत की जाए। उसे एक टूरिस्ट टाइप बनाया जाए, जो लोग घूमने वहाँ पर आते हैं, उनको अच्छी सुविधाएँ मिल सके और सरकार को भी कुछ फ़ायदा हो सके। अब देखना होगा कि सरकार और उनके जो पारिवारिक लोग हैं, इस पर क्या विचार करते हैं और किले को किस तरह से वो देख-रेख में रखते हैं। कांग्रेस नेता है चंदर सिंह, कभी मुख्यमंत्री से सामने भिड़ जाते हैं राजगढ़ के लिए। ऐसे दबंग नेता का राजगढ़ में क्या भविष्य है? देखिए, कांग्रेस जो के जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंदिया हैं, वो आने वाले राजगढ़ के भविष्य भी कहला रहे हैं। भविष्य ही कहा। क्योंकि एक नेता वो हैं जो जनता के लिए कहीं भी अड़ जाएँ। बिल्कुल। वो चाहे अधिकारियों से लड़े या अपने मुख्यमंत्री नेताओं हो से, या कोई भी अधिकारी हो। वो चाहे अपने नेताओं से लड़े या फिर मुख्यमंत्री से लड़े। जी। राजगढ़ में जब एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ मंच पर ही जब सीएम किसी कांग्रेस लीडर की बुराई कर रहे थे, जी। उस वक़्त वो मंच पर खड़े हो गए और उन्होंने उनका सामना किया, बोले आप कैसे ऐसे कह सकते हो? तो वो मंच पर सीएम से मतलब बहस करने लग चुके हैं। और भोपाल में एक कार्यक्रम अभी हुआ कुछ था। दिन पहले पंचायती राज का कार्यक्रम हाँ, था, जहाँ उन्होंने बिल्कुल सीधा वो सीएम उठकर से फेस टू फेस बात करने लग गए, जी। जनता के विकास मुद्दों पर। तो ऐसे नेता अगर हमारे राजगढ़ ज़िले में आएँगे, जो राजगढ़ के लिए बात करें। बात करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि राजगढ़ ज़िला आगे जाएगा और उनका भी भविष्य राजनीति में देखा जा रहा है क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने अगर उनको जिला पंचायत में चुना है, तो हो सकता है कुछ देखा हो, भई व्यक्तित्व अच्छा हो, व्यक्ति संघर्षशील हो, आप कहीं भी कॉल करोगे तो ज़रूर आपके लिए प्रोटेस्ट में वो आएँगे और आपकी आवाज़ बनकर लगातार उठाएँगे। तो ब्यावरा विधायक है नारायण सिंह पंवार जी, मंत्री भी है वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में। उनके बारे में लोग कम ही जानते हैं, तो थोड़ा उनके ऊपर प्रकाश डालिए आप। देखिए, राज्य मंत्री जो मत्स्य विभाग में मंत्री हैं नारायण सिंह पंवार, जी। उन्हें ब्यावरा विधानसभा में विकास पुरुष भी कहा जाता है। मैंने जब तक ग्राउंड पर जनता का ओपिनियन सुना है, लोगों का ओपिनियन सुना है, क्योंकि ब्यावरा का विकास और ब्यावरा में जो कुछ अतिक्रमण हुए हैं, उनमें लगातार उनका योगदान रहा है, उनको हटाने का और ब्यावरा को डेवलप करने का उनका पूरा-पूरा हाथ है क्योंकि राजगढ़ हमारा ज़िला है, लेकिन राजगढ़ से बड़ा टाउन ब्यावरा है। जी, जी। और ब्यावरा से वो चुनकर आते हैं, तो लगातार वो ब्यावरा के लिए आवाज़ उठाते हैं, ब्यावरा के विकास में वो योगदान देते हैं। ब्यावरा में आप फ्लाईओवर देख लीजिए, ब्रिज देख लीजिए, लगातार इन मुद्दों पर वो कार्य करते हैं और विकास के लिए कुछ आगे दिन आते हैं। पहले हमने देखा था कि पार्वती नदी में जो खनन चल रहा था, वहाँ सीधा वो अपनी कार लेके पहुँच गए। उसके बाद वहाँ जो खनन कर रहे थे माफिया, वो भागने लगे। देखिए, ऐसे नेता की ज़रूरत है क्योंकि मैंने कहा ना राजगढ़ में। विकास पुरुष, जी। अगर गलत हो रहा है तो वो कार्रवाई करने के लिए उसमें लगातार एग्री रहते हैं। क्योंकि एक अपनी ही सरकार में कोई मंत्री ग्राउंड पर जाकर अवैध खनन को रोक रहा है, तो एक अपने आप बहुत में बड़ी बहुत बड़ी बात, बात बहुत है। बड़ी बात तो है, मीडिया वरना- में काफ़ी सुर्खियाँ हैं, नारायण सिंह पवार ने बटोरी थी कि हमारी विधानसभा में अवैध खनन हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक मंत्री ग्राउंड पर जाते हैं और उन अवैध खनन को बंद करवाकर, जो भी लोग अवैध खनन कर रहे थे, उनके नाम मुझे शायद पता नहीं, उन पर कार्रवाई कार्रवाई क्योंकि करवाई। बाकी जगह हम देखते हैं कि सांसद और विधायक लोग मध्य प्रदेश में और कई सारे जिले हैं जहाँ संरक्षण करते हैं, लेकिन ये पहले विधायक होंगे जो इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना वो विकास पुरुष हैं, वो उनको विकास चाहिए। कुछ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए विधानसभा में या उनके क्षेत्र में, जिससे कि उनकी छवि धूमिल हो। धूमिल हो। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक है कार्रवाई करवाई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजगढ़ से पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह 2024 का लोकसभा चुनाव राजगढ़ से लड़ते हैं। चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन भी करते हैं, हर गांव भी जाते हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आता है तो रोडमल नागर के हाथों उनकी एक बड़ी हार हो जाती है। कि ये पूर्व
मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव पूर्व लड़े। सांसद, हाँ, पूर्व सांसद, पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। वो जब चुनाव लड़े तो एक फैक्टर उनके सामने आ गया था, क्योंकि मैंने पहली बार, मैं भी एक युवा हूँ, मैंने उनका चुनाव काफ़ी बारीकी से भी देखा है, जी, उनको कवर भी देखा किया है आपने। क्योंकि चुनाव के पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा पूरे राजगढ़ में करी थी। राजगढ़ के गांव-गांव तक वो पहुंचे, लोगों से जनसंवाद किया, क्योंकि पुराने लोग थे, हाँ, पुराने लोगों से मिलना उनके एक अच्छा रहा। लेकिन जब चुनाव के नतीजों में जब देखने को मिला कि परिणाम कुछ विपरीत हुए हैं, तो ये माना जा रहा था कि ये मोदी फैक्टर की वजह से, एम फैक्टर मध्य हाँ, प्रदेश में हो एम गया, फैक्टर को एक जो- मोहन यादव फैक्टर हो गया, साथ एक मोदी फैक्टर, तो डबल एम बिल्कुल। मध्य प्रदेश का फिर भी फैक्टर लड़ाई है। ना फाइट में रही है, अच्छा। क्योंकि पिछला मार्जिन रोडमल जी नागर का काफी अच्छे वोटों से रहा था, जो मोना सुस्तानी के सुस्तानी। खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, और अब कुछ फाइट हुई है, लेकिन मोदी फैक्टर भी काफी चला है। और दिग्विजय सिंह को लेकर जो पुरानी बातें राजगढ़ में थी, उनको लेकर भी लोगों में गलत भ्रांतियां आई थी। हो सकता है किन्हीं कारणों से वोट नहीं आए, या मोदी फैक्टर काफी इफेक्टेबल रहा है। और रोडमल जी नागर का स्वभाव मैंने आपको पहले बताया था कि वो चुनाव को काफी सकारात्मक तरीके से लेते हैं, उनका बौद्धिक लेवल अच्छा है, वो मंच पर जब जाते हैं तो वही बात करते हैं जो मुद्दे की बात होती है, किसी अनावश्यक बात को वो अपने बौद्धिक में नहीं लाते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह ही एकमात्र ऐसा नेता है जो हर जिले में हर गांव के लोगों को जानते हैं। बिल्कुल, जब शिवराज के पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे हैं, लगातार अगर कोई व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री रहा है तो निश्चित रूप से तो लगातार ग्राउंड पर पंचायतों में हर जिलों में उनका नेटवर्क रहता है। और आज भी वास्तविकता यह है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई सबसे बड़ा नेता है तो दिग्विजय सिंह ही है, जो पूरे क्षेत्र में लोग उनको जानते हैं। उनको पसंद करें ना करें वो अलग बात, क्योंकि उनके कई सारी भ्रांतियां हैं उनके विरुद्ध, लेकिन लोकप्रिय अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे ज्यादा कोई नेता है तो वो दिग्विजय सिंह है। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह है। उनकी बयानबाजियाँ, उनकी सुर्खियाँ, और उन्होंने जो पुराने समय जो काम किया है मध्य प्रदेश में, वो काबिले तारीफ़ भी रहा है। लोगों के साथ जुड़े हैं वो, हर व्यक्ति को साथ लेकर चले, किसानों के मुद्दे हुए, और दलितों के लिए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। जहाँ दलितों को अधिकार नहीं था, ज़मीन नहीं थी उनके पास, उनको पट्टा वितरण करना एक बड़ा मुद्दा था। जी, पट्टे तब का दलितों को पट्टा देकर उन्होंने काफ़ी अच्छा वोट बैंक उनकी तरफ खींचा था, क्योंकि कुछ दलितों के पास ज़मीन नहीं थी। बहुजन समाज दलित जो ज़मीन से वंचित थी, उनको जमीन देने का काम जो है वो किया। दिग्विजय तो सिंह ये ने काफ़ी किया है। अच्छा काम किया, क्योंकि भूमिहीन लोगों को भूमि देना उनकी सरकार में हुआ है, तो वो जनता के बीच लोकप्रिय रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश के एक बड़े लीडर, अब तो मध्य प्रदेश ही नहीं, वो देश के भी एक लीडर, लोकप्रिय, क्योंकि कृषि मंत्री हैं, स्वाभाविक है, पूरे देश में उनकी चर्चाएं हैं। क्योंकि शिवराज मामा की जो उपाधि उनको मिली थी, हर बहन भांजे के वो सबसे मामा, एक मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति से शिवराज सिंह चौहान का एक अपना एक जुड़ाव था। वो शिवराज सिंह चौहान जो बुदनी से आते हैं, वो भी एक जमीनी स्तर से उठकर आए हैं, राजनीति में उन्होंने अपना दबदबा बनाया, समाज को एकत्रित किया। राजनेता जमीन से उठकर तो आते हैं लेकिन फिर जमीन पर वापस नहीं जाते, ये राजनीति की एक सच्चाई है। ये तो राइट है कि वो जमीन से उठकर आ जाते हैं और फिर जमीन पर जाते नहीं हैं, क्योंकि जमीन पर अगर जाएंगे तो जनता सवाल करेगी, लोग उनसे मुद्दे की बात करेंगे, तो वो जमीन पर जाने से कुछ नेता हैं जो कतराते हैं। इंदौर राव से पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, काफ़ी प्रयास करते हैं, निरंतर किसानों के प्रति जो भी समस्याएं होती है आवाज़ उठाते हैं। कभी गेहूं का, सोयाबीन का बोरा लेकर वो शिवराज सिंह जी के आवास पर पहुंच जाते हैं। क्या लगता है राजनीति में उनकी जो सक्रियता है, इससे आने वाले दिनों में कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, जो जीतू पटवारी जी हैं वर्तमान में अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी, वो विधानसभा तो इस बार गए नहीं हैं, राव से चुनाव हार गए थे। हाँ, लेकिन जो पार्टी ने उनको एक जिम्मेदारी दी है मध्य प्रदेश में जी, वो बखूबी निभा रहे हैं। किसानों की समस्याएं हो, आदिवासियों की समस्या हो, जंगल की समस्या हो, और जो क्राइम जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, उन समस्याओं को लेकर वो डेली प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं पर धरना देते हैं। जब किसानों की बात आई तो वो शिवराज सिंह चौहान मामा के घर 74 बंगला पर बोरा लेकर पहुंच गए। बोले किसानों को उचित भाव नहीं मिल रहा है, उचित रेट नहीं मिल रहा है, किसानों की फसलों को उचित दाम में खरीद नहीं रहे। तो वो किसानों के मुद्दे और जनता के मुद्दे। जीतू पटवारी को कहा जा सकता है कि जल, जंगल और जमीन के नेता हैं, जिसमें भी समस्या होती है हमेशा जनता के साथ रहते हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, जल, जंगल, जमीन, यही किसानों और जनता की मुद्दे हैं। उन्हें वो लगातार उठाते हैं, तो उन्हें जल, जंगल, जमीन का नेता माना भी जा रहा है मध्य प्रदेश में। अगला जो सवाल है वो है भोपाल और राजगढ़ को जोड़ने वाली सीमा रेखा जो कि पार्वती नदी है,
वहाँ एक पुल बना हुआ है। पुल की हालत ख़राब है, जर्जर पुल है, टूटा हुआ है। राहगीरों को आने जाने में समस्या हो रही है, किसानों को समस्या हो रही है, जिनकी ज़मीन पार्वती नदी के उस पार है, वो राजगढ़ के किसान को पूरा घूम के भोपाल से होते हुए जाना पड़ रहा है। कब तक बन जाएगा पुल, या सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए, पार्वती और जो भोपाल का रास्ता है, जो हम कह सकते हैं बैरसिया जाने वाला नरसिंहगढ़ से, नरसिंहगढ़ से ये रास्ता बैरसिया। काफ़ी पुराना रास्ता है। यहाँ पर लोगों का आवागमन रहता है। जो भोपाल साइड के लोग हैं वो नरसिंहगढ़ के लिए मंडियों में आते हैं, जी। और नरसिंहगढ़ के लोग को बैरसिया रास्ता जाते पास हैं। पड़ता है तो बैरसिया भोपाल जाने के लिए उस रास्ते से जाते हैं। पुल काफ़ी जर्जर हो चुका है। पुल की ये हालात हैं कि उसे पुल को मतलब ब्लॉक कर दिया है, शासन ने उसे ब्लॉक कर दिया है जी, जी। कि इस पर कोई बड़ा वाहन गुजरे नहीं, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, जिससे कोई बड़ी समस्या हो जाए। अब ये देखना होगा कि बारिश के समय में वहाँ पर जब वो पुल तो ब्लॉक कर दिया, बड़े वाहन निकलते नहीं हैं, नदी पर पानी रहता है, तो लोग 50 किलोमीटर दूर से घूमकर वहाँ आते हैं। शासन प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, वहाँ के विधायक को, या भोपाल के जो सटे विधायक है विष्णु खत्री बैरसिया से, उनको भी ध्यान देकर मामले को संज्ञान में लाना चाहिए और पुल की मरम्मत भी करवानी चाहिए। लेकिन एक और देखा जा रहा है, जो सुटालिया के पास जो बड़ा डैम बन रहा है, उस डैम के लेवल के बाद जो पानी का लेवल रहेगा, जी। उसके बाद ही उस पार्वती पुल का निर्माण होगा, उसको डिज़ाइन किया जाएगा, क्योंकि वहाँ बड़ा डैम बन रहा है। अब बड़े डैम में वहाँ विरोध भी हो गया है, तो वो मामला बीच में भी अटका हुआ है, उस पर कुछ कहना उचित नहीं लेकिन रहेगा। वहाँ की जो लोकल जनता है, जो वहाँ की पब्लिक है, उसको तो समस्याएं हो रही है। 50 किलोमीटर कितना होता है आप समझिए। आज अगर हम 5 मिनट अगर लेट हो जाते हैं ट्रैफिक सिग्नल में, तो हम सरकार को कोसने लगते हैं कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है। और जो व्यक्ति 50 किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर जो जा रहा है अपने काम पर रोज, उसको कितना बुरा लगता होगा। 50 जाता होगा, 50 फिर आता होगा। बिल्कुल स्वाभाविक है कि इतना लंबा वो रूट तय कर रहे हैं, क्योंकि नदी पर ब्लॉक हैं, बड़े वाहन निकलते नहीं हैं, और कुछ जो नदी पर पानी रहता है तो कहीं से रास्ता है नहीं। लोग सुटालिया की तरफ से जाते हैं, या फिर भोपाल से जब बैरसिया आना पड़ता है, तभी वो अपने मुकाम पर वहाँ पर पहुँचते हैं। तो समस्या बनी हुई हैं, सरकार इस पर कार्यरत है, सरकार को इस पर ध्यान ध्यान देना चाहिए, और कार्यरत हैं भी सभी, ये कहूँगा कि हाँ, मतलब आगामी कार्यरत तो काम है, में लेकिन हो उसको जाएगा। काफी 1-1.5 साल करीबन हो गया है, तो ये इसलिए ये सवाल हमने उठाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो है राजगढ़ के रेलवे लाइन का। काम चल रहा है, चल रहा है और चल ही रहा है, कब पूरा होगा? अब ये चल रहा है, लेकिन राजगढ़ तक ही पहुँचा है। अब राजगढ़ से लेकर ये भोपाल तक कब पहुंचेगा? हाँ, भोपाल तक पहुँचने में अब बताया जा रहा था कि 2026 में इसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन अब 1 साल में क्या ही इतना हो भाई, जब पाएगा। श्रेय लेने की बारी आती है तो कांग्रेस कहती है हमने पारित करवाया बिल, रामगंज मंडी जो रेलवे लाइन है, बीजेपी कहती है हम काम करवा रहे हैं। भाई, इस पे थोड़ा ध्यान भी दीजिए, जो गति है काम की कितनी मंद गति है। इस प्रकार से अगर काम होता रहा तो क्या 2050 में चालू होगी फिर इस प्रकार? तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अब अगर देखना होगा कि हम राजगढ़ के पास से आते हैं, भोपाल आते हैं, जी। बसों में कितना किराया देना पड़ता है, खुद की अगर गाड़ी लेकर आएँगे तो काफ़ी ज़्यादा महँगा हो जाएगा। अगर राजगढ़ ब्यावरा से कोई भोपाल के लिए ट्रेन चलेगी और जल्द से जल्द चलेगी, तो यात्रा करने यात्रियों को वाले फायदा होगा, भोपाल और राजगढ़ उनका का। पैसा बचेगा, उनका जी। समय बचेगा, और उन्हें जो घूम एक कर आना कनेक्टिविटी मिलेगी ताकि हाँ। लोग भोपाल और राजगढ़ में आवागमन तो कर सकें। राजगढ़ का युवा होने के नाते मैं यही कहूँगा कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्द पूरा किया जाए और रेलवे लाइन का काम पूरा हो। राजगढ़ के एक चर्चित नेता हैं, युवा नेता है अंशुल तिवारी। वैसे राजगढ़ में युवा नेता की कमी है, लेकिन अंशुल तिवारी जनता के बीच जा रहे हैं, निरंतर सक्रियता बनाए हुए हैं पार्टी में भी और जनता के बीच भी। क्या भविष्य है उनका? देखिए, अंशुल जो तिवारी हैं वो उनकी राजनीतिक परिवार से आते हैं। जी। उनके पिताजी पूर्व विधायक हरिचरण तिवारी जी राजगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं। उनकी लोकप्रियता थी, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम अंशुल तिवारी कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में उन्हें पार्टी कुछ मौका दे चुनाव लड़ने का, क्योंकि अगर कोई युवा नेता की राजनीति में अगर आया है। बीजेपी की बात करें तो अंशुल तिवारी ही अभी एकमात्र। देखिए प्रदेश जो बीजेपी हैं, कुछ सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, तो बीजेपी के संगठन में निरंतर सक्रिय है, सक्रिय हैं, काम भी कर रहे हैं। देखना होगा कि आगामी समय में क्या पार्टी उन्हें मौका देती है, चुनाव में लाती है, ये हो सकता है। कांग्रेस के भी एक युवा नेता है अर्जुन प्रेम सिंह परिहार, काफी चर्चाओं में रहते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी रील्स आती हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। यूथ कांग्रेस में भी काफी सक्रिय रहते हैं। अभी उन्होंने एक रैली की गोवंश बचाने के लिए। उनका भविष्य क्या है राजगढ़ की राजनीति में? देखिए, जो अर्जुन सिंह जी प्रेम सिंह परिहार हैं, ये राजगढ़ विधानसभा से आते हैं, और ये एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ समस्याएं काफ़ी अधिक हैं। जी। इनके पिताजी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो लगातार कह सकते, उनके पिता को कह सकते हैं कि पार्टी के जो कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल राइट, पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अर्जुन प्रेम सिंह परिवार हैं। कहीं एनएसआई के कार्यक्रमों में, यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में हमेशा उनके वीडियो भी देखता रहता हूँ।
हो सकता है भविष्य में कोई पार्टी उन्हें, कांग्रेस पार्टी मौका दे कांग्रेस ही अच्छा, देगी क्योंकि उनके पास कि युवा नेता लगातार वो काम कर रहे सोशल हैं। मीडिया पर एक्टिव हैं, पार्टी के लिए लगातार वो मंचों पर आते रहते हैं। हो सकता है युवाओं में जब भविष्य का मौका आएगा तो उन्हें मौका मिले। राजगढ़ विधानसभा के 2 पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी और बापू सिंह तंवर, दोनों के बीच खबरें ऐसी चलती हैं, राजगढ़ के पत्रकार बताते हैं कि विवाद दोनों के बीच चलता रहता है, मतभेद हमेशा बने रहते हैं, लेकिन जनता के सामने वो नहीं दिखाते। क्या सच्चाई है इस बात? देखिए, नेता किसी भी पार्टी के हों, अगर एक कहते हैं कि एक विधानसभा में 2 नेता हैं, तो एक म्यान में 2 तलवारें वाली बात होती जी है। जी लेकिन ये मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। स्वाभाविक बात है, हर पार्टियों में ये रहता है, लोगों जी। ने अफवाहें, प्रोपेगेंडा कुछ चला रखा होगा। इस पर अभी मैं कहना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही विधानसभा से आते हैं। हेमराज जी भी विधायक रहे दोनों ही हैं टिकट के लिए प्रयास कर और रहे बापू हैं। सिंह जी भी विधायक रहे हैं। अब पार्टी में जो व्यक्ति सक्रिय रहेगा, स्वाभाविक बात है कि पार्टी उसे मैदान में उतारेगी और कैंडिडेट बनाकर उतार सकती है। राजगढ़ जिले के सबसे बड़े नेता कौन है? देखिए, राजगढ़ जिले के सबसे बड़े नेता, अगर अब तो राजगढ़ जिले में बहुत नेता हो गए। पहले कमी थी जब लोग बाहर से आकर यहाँ चुनाव यहाँ लड़ते चुनाव थे। लड़ते थे, पहले बाहर से आकर यहाँ चुनाव लड़ते थे। अब राजगढ़ की जो लोकल जनता है, लोकल नेता हैं, वो काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। तो राजगढ़ के बड़े नेता तो देखो, मैं किसी बड़े पद पे होने वाले को बड़े नेता नहीं मानता हूँ। मेरे लिए बड़ा वो है जो जनता के लिए काम करे, जो समाज के लिए हमेशा खड़ा रहे, जो राजगढ़ के ज़मीनी मुद्दों पर, विकास पर चर्चाएं करे, जी। वो मेरे लिए बड़ा हो सकता है। नाम नहीं बताया आपने। नाम तो बता नहीं सकता हूँ ना, राजगढ़ में 2-2 मंत्री हैं, कहीं एमएलएज हैं, अब पूर्व तो मंत्री भी है। पूर्व मंत्री भी हैं। तब पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री और प्रभारी मंत्री भी यही कहते हैं, तो किसको बड़ा कहना, किसको छोटा कहना, इसमें तो मेरी कोई राय नहीं है। लेकिन जो जनता के मुद्दे उठाएं, वो मेरे लिए बड़ा है। राजगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों में हमेशा मध्याह्न भोजन में समस्याएं होती हैं, सही गुणवत्ता का खाना नहीं मिलता। आंगनबाड़ी में भी ये समस्या हमने देखने को मिली है। इसको सुधारने के लिए विधायकों या सांसदों या वहाँ के अधिकारियों का क्या प्रयास है? राजगढ़ जिले में आपने बताया कि मध्याह्न गवर्नमेंट भोजन, स्कूल के जो जी। मध्यम भोजन, मिड डे मील जिसे कहते हाँ। हैं, मैंने कुछ स्कूल की रिपोर्ट बनाई थी, कहीं स्टोरी की थी। वहाँ ऐसा है कि कुछ बच्चों को जो भोजन मेन्यू के हिसाब से होता है, वो मिलता नहीं है। जी। सब स्कूल में नहीं कह सकते हैं, कुछ स्कूलों कुछ में। में जैसे हमने देखा है कि खिलचीपुर जो क्षेत्र है वहाँ से ज़्यादा खबरें आती हैं, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। जो इनके एनजीओज़ हैं, जो लोग इनमें एक्टिव हैं, जो लोग काम लेते हैं, ये लोग जो वास्तविक फूड जो मिलना चाहिए बच्चों को, उसे वो अवेलेबल नहीं कराते हैं। तो मध्यम भोजन एक बड़ी समस्या है। और मध्यम भोजन के साथ साथ जो मेन्यू उनका रहता है, एक हफ्ते का मेन्यू होता है कि आज सोमवार है, मंगलवार है, तो आज खीर पूड़ी मिलेगी, आज दाल चावल मिलेगा, जी, रोटी जी। के साथ हलवा मिलेगा। तो ये जो मेन्यू के हिसाब से है, वो मिलना चाहिए, वो वास्तविक कहीं कुछ स्कूलों में जी। मिल नहीं पा रहा है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। और राजगढ़ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, मैंने एक स्कूल की रिपोर्ट बनाई थी, जो राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरी थी। उसके बाद हमारे खुजनेर के पास एक गांव पड़ता है शायद खजूरी। वहाँ मैंने एक स्टोरी बनाई थी। मैं खुद वहाँ नहीं गया, वहाँ के जो स्कूल के टीचर्स हैं, उन्होंने कॉल किया था कि किसी पत्रकार को हम बुलाते हैं और हमारे स्कूल की छत दिखाते हैं। बारिश का समय था, छत ऐसे टपक रही जैसे पानी टपक रहा है। पानी नहीं, मतलब छत गिर रही, वो जो रहता है ना। राजगढ़ के सरकारी स्कूलों में पानी टपक रहा उस जिले में जहाँ 2-2 मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो 5 विधायक हैं, एक सांसद है, फिर भी शिक्षा व्यवस्था राजगढ़ में बहुत खराब है। यह एक वास्तविक सच्चाई है। हाँ, वास्तविक सच्चाई है, क्योंकि राजगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल की काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं कुछ जगहों पर। कुछ क्योंकि जगहों पर नहीं, लगभग सभी जगहों पर है। सभी जगहों पर तो नहीं, कुछ जगहों पर कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जब पहली से लेकर वर्तमान तक हमेशा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा मैं हूँ, भी पढ़ा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने भी वहाँ मध्यम भोजन, मिड डे मील का खाना खाया है। लेकिन जो खिलजीपुर और जो राजगढ़ का तवरवाड़ जो क्षेत्र है, यहाँ बहुत हालत खराब है। अगर वहाँ जाएंगे तो आपको हाँ, वहाँ कह सकते हैं कि जागरूकता का अभाव है। स्कूलों में अगर कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ के जो गांव हैं, जो जहाँ भी जिस गांव में जो स्कूल हैं, जी। वहाँ के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा होगा कि अक्सर गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं। हाँ। जितने भी अधिकारी हैं, नेता नेता के हैं, तो विदेश इनके लोगों पढ़ते के सब बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में सीबीएसई पैटर्न में पढ़ते हैं। राजगढ़ जिले में बाल विवाह एक सबसे बड़ी समस्या है। लगभग देश में इस समस्या कुप्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन राजगढ़ में अब भी समस्या बनी हुई है। राजगढ़ के जो कलेक्टर हैं वर्तमान में, गिरीश कुमार जी, वो भी निरंतर प्रयास करते हैं, जागरूकता अभियान फैला रहे हैं, और कुछ मामले भी अभी संज्ञान में आए हैं बाल विवाह के। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है, और बाल विवाह के साथ नाथरा प्रथा। क्योंकि अभी बीबीसी एक बहुत बड़ा चैनल है, उसने राजगढ़ पे एक रिपोर्ट बनाई थी बाल विवाह को लेकर। क्योंकि यहाँ शिक्षा की कमी,
जो पुराने जो कल्चर हैं, उस कल्चरों पर शादी करना, कम उम्र में बच्चों की शादियाँ कर देना, सगाई कर देना और 14, 15, 16 साल की आयु में उनकी पढ़ाई छुड़वा कर बल्कि उनको विवाह कर देना, तो ये बाल विवाह कहलाता है। इस पर राजगढ़ प्रशासन, राजगढ़ के एनजीओ लगातार प्रयासरत हैं कि बाल विवाह जड़ से समाप्त हों, यहाँ की बच्चियाँ पढ़े, आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में जाए, कुछ अच्छा करे और बच्चे पढ़े और वो इस बाल विवाह से मुक्त हों। तो राजगढ़ कलेक्टर लगातार इस पर प्रयासरत हैं, कुछ एनजीओ भी राजगढ़ प्रशासन जो है लगातार प्रयास कर प्रयासरत रहा है हैं। ताकि अगर कुछ ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि भाई कहीं बाल विवाह हो रहा है, तो वहाँ जरूर प्रशासन पहुँचता है, उस शादी को कैंसिल करवाते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। आप हमें भी, अगर ऐसा कहीं बाल विवाह होता है, अगर आपको शिकायत करनी है तो पहरे न्यूज़ के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि पूर्व कांग्रेस नेता मोना सुस्तानी, वो वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं। क्या भविष्य है राजगढ़ में उनका? देखो, राजगढ़ में अब बीजेपी में उनका भविष्य कहना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। एक युवा की सोच के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने उनको जब 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़वाया, मतलब लोकसभा में टिकट मिलना बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी है बात। अपने आप में। आप चुनाव हार जाती हैं 3.5 लाख के 4 लाख के वोटों के जी, मार्जिन से, फिर आप बीजेपी में चली जाती हैं, तो बीजेपी में उनका भविष्य कहना तो काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर महिला नेता की, अगर राजगढ़ में किसी की बात की जाए तो सबसे बड़ी महिला नेता है। अगर बीजेपी को भविष्य में अगर किसी महिला चेहरा को अगर उतारना हो तो मोना सुस्तानी सबसे पहले आती हैं। हाँ बिल्कुल, वो अब जो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं तो वो लगातार भाजपा की सक्रिय विचारधारा पर सदस्य हैं। सक्रियता से काम कर रही हैं। महिलाओं के मुद्दे हों या एक कहें कि राजगढ़ में कोई अगर महिला नेत्री में कोई हैं तो वो मोना सुस्तानी बहुत अच्छे लेवल पर है। भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर बहुत ही सभ्य नेता माने जाते हैं, विवादों में नहीं रहते, विवादों से दूर रहते हैं। हर बार सांसद का टिकट का प्रयास करते हैं लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिल पाता। क्या लगता है उन्हें 2029 में आने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगा? देखिए, जो ज्ञान सिंह जी गुजर हैं, जो वर्तमान में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष है राजगढ़ से। वो प्रयास तो कर रहे हैं कि पार्टी उन्हें कहीं ना कहीं कैंडिडेट बनाकर मैदान में उतारे, या एमपी का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो, तो वो इस बात को लेकर प्रयासरत हैं। लेकिन उन्होंने इस बार 5 फूल दिए हैं सीएम को, 5 गुलाब के फूल देना है, यानी 5 एमएलए जिताकर राजगढ़ से एक सांसद, एक बूके कह सकते हैं, 5 गुलाब एक बूके दिया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में पार्टी उन पर विचार करेगी, उनको राजगढ़ से कुछ मौका मिले जिससे उन्हें राजनीति में चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान हो। मध्य प्रदेश के बेहतर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या डॉक्टर मोहन यादव? देखिए, सब शिवराज जी का समय था जी तो वो मध्य प्रदेश में उनसे बड़ा कोई नेता था नहीं, जी, क्योंकि वो अब भी नहीं है। क्योंकि वो केंद्र में बड़े पद पर वो कार्यरत हैं, कृषि मंत्री वर्तमान में हैं वो देश के, तो बड़े नेता माने जाते हैं। पार्टी ने उनको एमपी से निकालकर केंद्र में ले गई है। केंद्र में ले जाने का उनका अर्थ हो सकता है कि उनकी लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है, उनका बोलने का मिजाज, जनता को किस तरह से लुभाया जा सके, जनता से बातचीत किया जा सके, तो किसानों के मुद्दे को लेकर वो लगातार सक्रिय हैं और कृषि मंत्री रहकर वो देश में अच्छा काम कर रहे हैं। अब मोहन यादव जी की बात आए, आपने कहा कि मोहन यादव जी भी प्रदेश में निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट समिट हो गया या किसानों को राहत राशि देना हो गया, भोपाल में मेट्रो हो गया, निरंतर वो भी प्रयासरत है। हाँ, लगातार वो जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अब 2 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ है, उन्होंने 2 साल के कार्यकाल की उनकी उपलब्धियाँ गिनाई हैं कि उनके कार्यकाल में क्या अच्छा हुआ। तो वो लगातार मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियों को लेकर, कंपनियों को लेकर, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार को लेकर कार्य कर रहे हैं और आगामी दिनों में कुछ अच्छा करें, यही हम सोचते हैं। राजगढ़ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है धर्मेंद्र बिलोटिया। दुबई वहाँ जाते हैं, दुबई जाकर वहाँ एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो में कहते हैं कि दुबई की रोड मध्य प्रदेश की रोड से काफ़ी अच्छी है और यहाँ एक सच्चाई भी है, लेकिन इसको लेकर कुछ संगठन और कुछ पत्रकार उन पर टूट पड़ते हैं। कहते हैं कि धर्मेंद्र बिलोटिया विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विदेश जाकर यहाँ कहता है कि भारत में ऐसी रोड नहीं है, तो यह एक वास्तविकता है। इसको बेवजह ही मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, अगर धर्मेंद्र बिलोटिया ने जो ये सड़कों वाला, गड्ढों वाला मुद्दा विदेश में जाकर उठाने की बजाय अगर वो देश के किसी भी कोने में रहकर ये कहता कि वहाँ की सड़कें ऐसी हैं, इतनी खराब हैं, इतनी बेकार हैं, तो उसे लोग बड़ा सपोर्ट करते। लेकिन विदेश में जाकर कहना, अपने देश की बुराई करना, अपने यहाँ की बुराई नहीं कहेंगे, सच्चाई कहेंगे, सच्चाई तो दिखाइए। नहीं, विदेश में जाकर कहना एक बात गलत मानता हूँ, वो सच्चाई भी है। अब उन्होंने कुछ देखा होगा तभी बताया, लेकिन अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया तो उन्हें मीडिया के सामने आना चाहिए, उनकी बात रखना चाहिए कि भाई इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर दे रहे हो। इंदौर जैसे शहर के, जहाँ इंदौर पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 है, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं,
तो इसीलिए इंदौर के लोगों को बुरा लगा, इंदौर के कुछ संगठनों को बुरा लगा और वो लगातार धर्मेंद्र बिलोटिया के खिलाफ कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तो एक तरह से सही भी मानना है। ट्रोलिंग तो गलत है। एक कोई जमीन स्तर से अगर कोई इन्फ्लुएंसर निकला है तो ट्रोलिंग गलत हो सकता है, गलती हो गई हो, लेकिन उनको ट्रोल किया जाए, उनको छपरी कहा जाए तो ये तो गलत है ना। छपरी वर्ड जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, सट्टोरी कह रहे हैं आप, आपके पास सबूत है तो बताइए कहाँ सट्टोरी है, क्या सट्टेबाजी की है देखिए, उन्होंने। वो तो कोई व्यक्ति अगर ट्रोलिंग होगा तो उसमें जो भी कमियां होगी तो वो लोग उस पर कमियां तो बताएंगे, गिनवाएंगे। लेकिन विदेश में जाकर ये कहना मैं तो उचित नहीं मानता हूँ। लेकिन देश में सबकी अपना अपनी क्योंकि सोच देश है। में हम लोग हैं, पत्रकार है भाई, आप हो, हम भी कहीं ग्राउंड पर जाते हैं, यहाँ सड़कें ऐसी बनी हुई हैं, यहाँ गड्ढा है, यहाँ पुल ऐसा बना दिया, मुद्दे अपन लोग भी उठाते हैं, लेकिन कभी कोई अपने को ट्रोल करता नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? जब देश की बात आती है तो देश भावना इसीलिए हमेशा होनी लोग चाहिए। देश सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहली न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए।